अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि GDA के सरबराह पीर पगारा कहते हैं हालात अच्छे नहीं, हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। हैदराबाद में धरने से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन ने साबित कर दिया कि कोई लीडर नेशनल लेवल का नहीं, अब फौज के सिवा फेडरेशन को बचाने वाला कौन है। बानी PTI चोर नहीं, तोशाखाना के मामले पर बानी PTI से गलती हो गई। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह PTI ने कराया उसी तरह नून लीग ने कराया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन उसने जमीन आसमान एक कर दी, खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में। तो कहाँ है इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है चोर है ना, क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। दिलचस्प खबर शामिल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 24 घंटों में अपने ही तहलका खेज बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। एक इंटरव्यू में वाजे किया कि PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज का नाम गलती से जबान पर आ गया। मामले को ज्यादा जेर बहस लाने की बजाय तारीख के हवाले किया जाए। आज भी कहता हूँ 2018 में धांधली के जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैज हमीद थे। जो चीज़ें हमारे सामने हुई उन पर हलफ देने की ज़रूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है। JUI अमीर ने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया और कहा मियाँ साहब से गुजारिश है आए मिलकर अपोजिशन करें। नवाज शरीफ से मुलाकात भी करना पड़ी तो करूँगा, वो मेरे दोस्त हैं, उनको अच्छा मशवरा ही दूंगा। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ इलेक्शन और नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। रऊफ हसन का कहना है कि इंतखाबात में हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी, हमसे 85 नशस्तें छीनी गई। 46 नशस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है और बकिया नशस्तों का डेटा भी हम 24 घंटों में मुकम्मल कर लेंगे। जबकि सलमान अकरम राजा बोले अगर जाली नताइज बनाने थे तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा? ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला सामने आया है। PTI की दीगर जमातों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। असद कैसर की सरबराही में वफ्द ने जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की है। कौमी वतन पार्टी से PTI का वफ्द बैरिस्टर सैफ की सरबराही में मिला। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ से PTI के मलिक आमिर डोगर की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। की सियासत ने स्पीड पकड़ ली। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ट्रैक पर चल पड़ी। PTI वफ्द की आज भी दीगर सियासी जमातों से अहम मुलाकातें। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में PTI वफ्द की पहली मुलाकात कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव से हुई। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को पहुंचाया। कहा मुल्क भर में आम इंतखाबात में धांधली हुई, चाहते हैं आप साथ दें। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर जिनका हक बनता है इनके नताइज तब्दील किए गए। चेयरमैन PTI की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बाद में तहरीक इंसाफ का वफ्द जमात इस्लामी से भी मुलाकात के लिए पहुंचा। दोनों जमातों का इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, अब फैसले बंद कमरों में नहीं अवाम करेंगे। हमसे 70 से ज्यादा सीटें छीनी गई। अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है और जिस तरह इसमें इलेक्शन में धांधली की गई पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले कि हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने
اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب چیف ویب عامر ڈوگر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے بھی ملاقات کے لیے پہنچا، جس میں صادق سنجرانی بھی شامل تھے۔ ملاقات میں انتخابات اور اس کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی اسد قیصر نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات کرے گا۔ نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مولانا ثابت کریں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کہا ہو کہ عدم اعتماد فائل کریں۔ سیاسی مشاورت سے عدم اعتماد کا فیصلہ کیا، مولانا نے اب جو بھی کہا ہے وہ درست ہے۔ مولانا یہ آ کر ثابت کر دے کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ڈال، کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی، کس کو کہا کہ وہ میٹنگ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دے۔ مولانا تو اس کی تاخیر پر ناراض تھے، مولانا کہتے تھے جلدی کریں، اس عدم اعتماد کو تو سٹیر ہی وہ کر رہے تھے۔ اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ کیونکہ ہم نے صدر جماعت وہ تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ تحریک ڈالی تھی، تو میرا مولانا سے سوال ہے کہ وہ وقت بتا دیں، وہ وینیو، جیسے میں نے بتایا کہ بی میس تھا، 26 تاریخ تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے اور پارلیمانی سربراہان کے ساتھ عمران خان کا پیغام آرمی چیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشن میں جاتا ہے، اور یہ ساری، تو وہ دونوں باتیں بالکل متضاد ہیں۔ یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر مولانا کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی، میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی نے تار ہلا کر کہا؟ میں کیوں جنرل فیض کو وضاحت دوں گا؟ میں جنرل فیض جس کے خلاف 4 سال سے میں برسر پیکار ہوں ہر میدان عمل میں، کم از کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کو بندہ بات کر سکتا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے فیض حمید کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، مولانا خود پی ڈی ایم کے صدر تھے، عدم اعتماد سے مولانا نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، مولانا کا مینڈیٹ اسی کے پاس گیا جو کل مولانا فضل الرحمان سے ملے تھے۔ اور پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک جنرل باجوہ کے کہنے پر نہیں لائی گئی تھی، ایم کیو ایم سربراہ کی مولانا فضل الرحمان کے الزامات کی تردید۔ پریس کانفرنس میں خالد مقبول نے کہا کہ سابق آرمی چیف نے سیاسی قیادت سے عدم اعتماد کی تحریک واپس لے کر درمیانی راستہ نکالنے کی درخواست کی تھی۔ سینئر ڈیپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے پی ٹی آئی حکومت میں سندھ کو گروی رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں کراچی میں ایک بھی ترقی کا کام نہیں ہوا، پھر 8 فروری کو کس بنیاد پر انہیں ووٹ پڑتا؟ جو بات مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کی ہے، معاملہ مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے، مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے۔ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد تو پیش ہو چکی تھی، اس پہ تو بات ہو رہی تھی، اس پہ تو کام ہو رہا تھا، یہ بات اس سے پہلے کی جا سکتی تھی، مہینے 1.5 مہینے پہلے۔ اس دن انہوں نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی، اس کا مطلب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی تھی۔ 2018 میں ہمارے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا تھا، ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کیا جانا چاہیے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے، عدالتوں میں گئے تھے، ایوانوں پہ اس پہ احتجاج کرتے رہے۔ اسی پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے سندھ کو زرداری صاحب کے حوالے گروی رکھ دیا گیا، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا کہ ان کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ وفاق میں ہلا دیتے۔ جس دن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل گئی، آپ دیکھیں حکومت ختم ہو گئی، 7 سیٹوں سے تو حکومت کر رہے تھے، تو سندھ کے لوگوں کو گروی رکھ دیا۔ ایک ڈھیلے برابر ایک بتاؤ، ایک پروجیکٹ بتاؤ، پورے عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں ایک پروجیکٹ بتاؤ، ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس وقت کہا تھا کہ حکومت بنانے کے بجائے الیکشن کروا دیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ حالیہ انتخابات میں شرمناک حد تک دھاندلی کی گئی۔ جبکہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے بیورو چیف کوئٹہ رشید بلوچ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کیا کہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بتائیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، 4 جماعتی اتحاد بھی بن گئی ہے، لاعمل کیا ہے؟ اتحاد جاری رہے گا؟ کن کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے اور یہ آئندہ لاعمل کیا آپ بڑھا رہے؟ شکریہ جی، میں اس سلسلے میں کچھ کہنے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ اس الیکشن میں ہمارا سب سے بڑا نعرہ تھا بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دو۔ دوسرا یہ تھا کہ ووٹ فار چینج، ہم سماجی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن
जो कुछ हुआ वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ एक मजाक था जो अदारों ने किया। ले जाने वालों को और हमारे हमें भी पता है, वो हमारी सीटें इलेक्शन कमीशन वापस दे दें और नहीं तो हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा एतेजी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जी, पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग नंबर गेम में सर फहरिस्त है। 6 मजीद आज़ाद अरकान की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद अब बढ़कर 157 हो गई है। ख़वातीन की मखसूस 66 में से कम 34 जबकि 4 अक़लियती नशिस्तें मिलने का इम्कान है। कौमी असम्बली के हल्का NA-92 बकर से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नोआनी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम ने हमें मैंडेट दिया, पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में रिकॉर्ड कामयाबी मिली। GDA मार्च के हवाले से बोले कि पीर पगारा हमारे काबिल एहतराम है, मगर आज का एहतजाज मुरीदों की बैठक है। सैलाब में हमने सिंध मुतासरीन की मदद की, जबकि JUI, PTI और GDA वाले कहाँ थे। उन्होंने मजहब को सियासत से अलग कर रखने का मशवरा भी दिया और वो बिलावल हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे। कराची में 7 साल अबान का कातिल उसका कज़न निकला। 15 साल मुलजिम सुफियान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसी बारे में बात करते हैं, बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइए इस बारे में। जी, एक अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था कराची के इलाके सेंट्रल में, जहां पर 7 साल बच्चा अबान है, इसको कत्ल किया गया था। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए इसके करीबी अजीज को गिरफ्तार किया है। ये 15 साल मुलजिम है जिसका नाम सुफियान है और इसने गिरफ्तारी के बाद कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। जी शुक्रिया बाबर, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन को बताएं, नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पार्टी के अहम रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़ सामने आई है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जाती उम्रा में अहम इजलास में वफाकी हुकूमत लेने या ना लेने के हवाले से शुरका ने अपनी तजावीज़ दी हैं। शुरका ने दौरान ब्रीफिंग ये भी कहा कि पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, इसलिए इसी पर ही फोकस करना चाहिए। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इजलास में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसाक डार, मरीम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और राना तनवीर मलिक अहमद खान भी शरीक थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने को तैयार है। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इफ्तिताही तक़रीब के लिए तैयारियां जारी हैं। नुमाइंदा GNN आकिब कुरैशी इस वक्त क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, उनसे ही उनके वहाँ के मनाजिर जान लेते हैं। जी आकिब, बताएगा क्या मनाजिर इस वक्त पेश कर रहा है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम? जी बिल्कुल, सिटी बजने को तैयार और खेल है सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का मेला कुछ ही घंटे बाद सजेगा। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पर, जहाँ पर मेरे बैक साइड पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की ओपनिंग तकरीब की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। पिचेस को जो है कवर कर दिया गया है। एक अच्छा स्टार से रिलेटेड जो है, सितारे से रिलेटेड एक स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पर कल पाकिस्तान के नामवर गुलकार जिसमें आतिफ असलम, आरिफ लोहार, आयमा बेग जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी प्लान है यहाँ पर। सफाई सुथराई की बात करें तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीटों को मुकम्मल कर लिया गया है, तमाम पवेलियंस को साफ़ कर लिया गया है। टीमों की तैयारियां भी जो हैं वो भी जारी हैं। टीमों ने प्रैक्टिस भी की है। शाहीन अफरीदी और शदाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसमें यही कहा है कि हम पहले मैच में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे ताकि पहले मैच से ही जो है मोमेंटम बन जाए। उसके बाद जो है तैयारियों का सिलसिला जो है तमाम टीमों का मुकम्मल कर लिया गया है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी जो है प्रोडक्शन टीम ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पहला मैच जो है उसकी पहली गेंद शाम 8 बजे खेली जाएगी। जी, कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है और पहले रोज़ फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पर निगहत चौधरी की परफॉर्मेंस ने समा बांध दी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी शारिका कमाल।
जी बिल्कुल, समुद्र किनारे 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। आज इसका पहला दिन है। अगर हम बात करते हैं मजमूई तौर पे, तो मजमूई तौर पे जो है वो 8 ममालिक समेत 200 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी और कौमी मंदूबीन जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। 75 सेशंस रखे गए हैं। जिसके अलावा जो है उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। तालीम पे भी बात होगी, सकाफत पे बात होगी, अदब की बात की जाएगी, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू की जाएगी। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो है इफ्तिताही सेशन में मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जर्नल्स ने शिरकत की है और इससे लिटरेचर फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा है। और इसके बाद जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पे जो है वो निगहत जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। साथ साथ जो है वो नूर जहां सरवर जहां के उन्वान से जो है वो नूर जहां को जो कि लीजेंड है उनको जो है ख्याज तहसीन पेश करने के लिए एक सेशन का एहतमाम किया गया। हर साल जो उन्हें लिटरेचर फेस्टिवल का इंतजार होता है। लिटरेचर फेस्टिवल में आके उन्हें बहुत से लोगों से, बहुत से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सी नई मालूमात हासिल होती हैं। लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो कराची के जो मकामी होटल है वहाँ पे इतवार तक सजा रहेगा। जी।